आइए आज शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 को। और 1.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक संख्याएं हैं या उनकी परिभाषा है जो आपको पहले से भी पता है, और एक बार उसको मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, यह अभाज्य संख्या क्या होती है, और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं भाज्य संख्या से। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसी सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित नहीं होंगी और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएंगी, उन सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि संख्या 4 है, तो संख्या 4 देखा जाए तो किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है? तो 2 से भी विभाजित हो सकती है और 4 से भी विभाजित हो सकती है, या 4 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 से भी विभाजित हो जाती है। तो मैंने क्या बोला था? ऐसी सभी संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित होगी उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 एक भाज्य संख्या है, या ऐसा भी बोल सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब ऐसे ही 6 की अगर बात करें तो 6 किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है? तो एक तो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो ये संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या बोला जाएगा। और ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो अगला हम उदाहरण ले सकते हैं 8, क्योंकि 8 आप सभी को पता है कि 8 जो है वो 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है, तो दोनों के पहाड़ी में आता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य सभी से विभाजित होंगी उन सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाइए अभाज्य संख्या पर। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं। तो क्या बोला कि ऐसी सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, तो 2 किसके पहाड़े में आता है? या तो आप एक का पहाड़ा पढ़ें, एक दूनी 2, तो कट सकता है। ऐसे ही अगर 2 से देखें तो 2 से भी 2 को 2 एकम 2 आप काट सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि एक से विभाजित है और स्वयं मतलब 2 से विभाजित है। ऐसे ही और कोई अभाज्य संख्या देखा जाए तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। कैसे? तो एक के पहाड़े में भी 3 आता है और 3 से भी 3 आसानी से काटा जा सकता है या कट सकता है या विभाजित हो सकता है। इसी प्रकार अन्य कोई अभाज्य संख्या देखी जाए तो 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसा क्यों? तो 5 जो है वो भी एक के पहाड़े में आता है, तो एक से कट सकता है। और किस संख्या से कटेगा? 5 से। इसके अलावा और किसी भी संख्या से 5 विभाजित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार समझ गए होंगे, एक व स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या, एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या को डायरेक्टली आप एक उदाहरण से समझे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमें परिभाषा पर नहीं जाना, केवल ये समझना है कि सहभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो जैसे कि 2 और 3, इसका अगर उदाहरण है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 1 के रूप में, और 3 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 1 के रूप में। तो यहाँ 2 और 3 दोनों का एक कॉमन गुणनखंड क्या मिल रहा है? वो 1 है। मतलब क्या कि 2 और 3 दोनों में एक कॉमन गुणनखंड मिल रहा है, और वो गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें एक कॉमन या गुणनखंड 1 मिलेगा उन सभी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से शायद क्लियर हो पाया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अब शुरू करते हैं जो हमें टॉपिक पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो सभी को इसका स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ देख भी रहा होगा, जो हमें याद करते हुए चलना है, जो
एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में कभी भी पूछ सकते हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है? परिभाषा या एक बार स्टेटमेंट आप पढ़ें अगर, तो प्रत्येक भाज्य संख्या, तो अभी मैंने भाज्य संख्या को भी आपको बताया था, को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कि अद्वितीय होता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, इसका मतलब जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब, अभी उदाहरण लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और जो कि अद्वितीय होता है, अब अद्वितीय का मतलब क्या, कि यूनिक होता है। यूनिक मतलब कि केवल ऐसा एक गुणनखंड हम बना सकते हैं, केवल एक ही गुणनखंड होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक गुणनखंड होगा। तो अगर एक उदाहरण ले, संख्या हम ले लेते हैं 14। अब 14 के अगर गुणनखंड किए जाए, अच्छा पहली बात कि 14 कैसी संख्या है, तो एक भाज्य संख्या। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि 14 2 के पहाड़े से भी काटी जा सकती है या 2 से भी विभाजित हो सकती है और 7 से भी विभाजित हो सकती है। तो अब 14 को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो वो लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, 2 गुणा 7 गुणा 1। तो 2 सत्ते 14 और 14 एक 14 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, कि हमने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अब क्या 14 को और किन्हीं अभाज्य संख्याओं के ऐसे गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो आप एक बार करके भी देख लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसे कोई भी अभाज्य गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। अब ऐसा कैसे पता चल सकता है? तो आप देख सकते हैं, अगर 14 को हमें लिखना है तो वो लिखने के लिए आप इस तरीके से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। 14 को अगर काटें तो 2 सत्ते 14, यहाँ फिर से 7 एक 7। तो यहाँ पर केवल 3 ही गुणनखंड मिल रहे हैं, एक तो 2 मिलेगा, दूसरा 7 मिलेगा और तीसरा 1 मिल जाएगा। तो इसलिए हमने 14 को 2, 7 और 1 के रूप में लिखा। और ये अद्वितीय है, मतलब केवल एक ऐसा गुणनफल ही बनाया जा सकता है, वो केवल एक ही होगा या यूनिक ही होगा। हाँ, तो अब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में ही इन अभाज्य गुणनखंडों का के रूप में हम व्यक्त करेंगे। देखिए एक्सरसाइज में पहला प्रश्न आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला ही प्रश्न है इसका 140, और हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब शुरू कैसे करेंगे? तो ये आपका एक रफ वर्क होगा जो हम साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले इस रूप में 140 को लिख लेंगे। अब आपको कैलकुलेशन करनी आती ही है, ये सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से सबसे पहले 2 के पहाड़े में 14 आता है, तो 2 सत्ते 14 और 0 लिख लेंगे। फिर 2 से, तो 2 तियां 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। आगे 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इस प्रकार आपने 140 के गुणनखंड लिख लिए हैं। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख दिया जाएगा। तो लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 1। तो आपका उत्तर जो होगा वो इस रूप में लिखा जा सकता है, 2 की घात 2। ऐसा क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, या यहाँ 2 की घात 1 और 2 की घात 1 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसलिए 1 और 1 जोड़ करके 2 की घात 2 लिखेंगे। गुणा 5 और गुणा 1। तो कभी भी क्वेश्चन में लिखना हो किसी भी एक संख्या को, उसको एक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब ऐसे ही
अच्छा, यहाँ एक चीज, एक संख्या छूट गई, उसको भी आप लिख लीजिएगा। 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा